नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। हाजिर हूं आपके सामने लेकर जनवरी का राशिफल। इस साल के पहले महीने का राशिफल सिंह राशि के लिए, सिंह लग्न के लिए, और हम देखेंगे जीवन के हर क्षेत्र के बारे में, कार्य, बिजनेस, एजुकेशन, रोमांटिक लाइफ, लव, मैरिज, शादी विवाह, हेल्थ, स्वास्थ्य, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, सारे क्षेत्रों के बारे में देखेंगे कि जो ग्रह हैं वो क्या परिवर्तन ला रहे हैं, कौन सा ग्रह क्या परिवर्तन ला रहा है, और इसके आधार पर हम क्या सावधानियां बरत सकते हैं, किन बातों का ध्यान रख सकते हैं ताकि इस महीने में आने वाले जो चेंजेस हैं उनका हम ढंग से उनको समझ पाएँ और उनकी एनर्जीज का जो ऊर्जाएं बदल रही हैं उसका मैक्सिमम अच्छाई के लिए हम उसका उपयोग कर पाएँ। इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं सिंह राशि के बारे में, मैं बता देना चाहता हूं थोड़ा सा सिंह राशि के बारे में। जैसे सिंह राशि के नाम से ही लगता है कि सिंह सूर्य की राशि है। सूर्य इज द किंग की राशि है। जंगल में भी सिंह जो होता है, शेर, वो राजा होता है, और सिंह के जो लॉर्ड हैं वो सूर्य हैं, तो वो भी खुद राजा हैं, तो राजाओं की राशि है। तो ऐसे लोग शरीर से अगर देखा जाए तो उनका सर थोड़ा सा बड़ा होता है, गर्दन थोड़ी भारी होती है बब्बर शेर की तरह, आवाज़ में भी थोड़ा भारीपन होता है, कम बोलते हैं पर जब बोलते हैं तो लोग उनको सुनते हैं। उन्हें गुस्सा दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तरीका ही होता है इस तरह से बात करने का, चलने का, टहलने का। आप उनको नोटिस करेंगे उनकी बात लोग सुनते हैं, और उनके अंदर से भी ये होता है कि हाँ भाई मैं कुछ हूँ, अपने बारे में स्वाभिमान होता है। कभी कभी अभिमान भी हो सकता है, थोड़े एरोगेंट और गुस्से वाले भी हो सकते हैं अगर आपके लग्न को राहु देख रहे हैं, मंगल की दृष्टि है, क्योंकि लग्न तो आपका या राशि तो अग्नि तत्व है ही और फिक्स्ड है, जो कह दिया उसी पर चलते हैं, ज़्यादा अपने निर्णय बदलते नहीं हैं। ऐसे में अगर लग्न और राशि दोनों ही अग्नि है और कुछ मलेफिक हैं तो फिर थोड़े एरोगेंट भी हो सकते हैं। उच्च पद को प्राप्त करते हैं, बड़े सपने होते हैं, बड़ा सोचते हैं और बड़ी पोस्ट के लिए बहुत बेहतरीन रहते हैं। पर जब छोटी पोस्ट हो, नीचे से ऊपर जाना हो तो थोड़ी दिक्कत रहती है। और अपने जो इंटरेस्ट है उनको फर्स्ट रखते हैं, ज़्यादा दूसरों की केयर नहीं करते। हाँ, जिससे दोस्त होते हैं, जिसके हस्बैंड या वाइफ होते हैं, उसके लॉयल होते हैं, लॉयल्टी उनके अंदर होती है, लॉयल्टी खूब होती है। मैरिज लाइफ में थोड़ा सा पार्टनर इनसे डिफरेंट होता है, कई बार थोड़ा सा एज्ड दिख सकता है इनसे ज़्यादा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही अपनी एज से थोड़ा सा एज्ड वो ज़्यादा दिखाई देगा। खूबसूरत हो सकता है, मैच्योर हो सकता है, काफ़ी मैच्योर और आध्यात्मिक भी हो सकता है, और ये थोड़े पैशनेट होंगे, राजा टाइप थोड़ा सा जो है कम मिलता है इनका। और स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट इनको पसंद है, पार्टी करना पसंद है, पर अपने कार्य पर भी पूरा ध्यान रखते हैं। ऊपर जाना इनकी ज़िंदगी का मकसद होता है। अब ये तो नहीं है कि इस ऊपर जाना मकसद होता है तो सब लोग मेटलिस्टिक होते हैं, बॉस बनना चाहते हैं। आप पॉलिटिक्स में पाएंगे आईएएस ऑफिसर, सीईओ, किसी कंपनी के हेड, वो सब पाएंगे। पर स्पिरिचुअलिटी में भी जो कुछ लोग जाते हैं तो बहुत ऊपर जाते हैं और बहुत फेम प्राप्त करते हैं। एज एग्जाम्पल परमहंस योगानंदा, नाम सुना होगा आपने, काफ़ी फेमस हुए थे। मैडोना, जॉर्ज बुश, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सिंह वाले काफ़ी हद तक उच्च पद प्राप्त करते हैं। सेकंड पार्ट में ज़्यादा सक्सेस मिलती है, डिपेंड अपॉन नक्षत्र। इसमें 3 नक्षत्र होते हैं, माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। इन तीनों नक्षत्रों के आधार पर स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिज़ायर होती है, और कई बार गोल बहुत बड़ा ही रख लेते हैं क्योंकि राजा है ना, तो कई बार ऐसा होता है कुछ ज़्यादा ही बड़ा रख लेते हैं तो उसमें वो उतना नहीं हो पाता, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहता है इस वजह से, क्योंकि बहुत एम्बिशियस होते हैं। खैर, अब शुरुआत करते हैं आपके महीने के राशिफल की। देखते हैं ये महीना आपके लिए क्या लेकर आया है, और सबसे पहले स्थिति ग्रहों की, नक्षत्रों की, और किस भाव में, किस राशि में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। केतु की बात करें तो चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं केतु, और ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं जो कि बुध का नक्षत्र है। शुक्र की अगर बात करें तो पंचम भाव में धनु राशि में शुक्र बैठे हैं, जो महीने की शुरुआत में ज्येष्ठा में होंगे, फिर मूला, फिर पूर्वाषाढ़ा, फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे। अगर हम सूर्य की बात करते हैं तो वो भी पंचम भाव में धनु राशि में और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होंगे शुरुआत में 11 तारीख तक।
उसके बाद उत्तराषाढ़ा में, उसके बाद श्रवणा नक्षत्र में जाएंगे। अब छठे भाव में बैठे हुए ग्रह हैं यहाँ पर, वो है शनि, गुरु और बुध। इनमें से शनि जो है 2 नक्षत्र तय करेंगे। राशि आप देख सकते हैं, शनि छठे भाव में मकर राशि में है और ये उत्तराषाढ़ा और श्रवणा नक्षत्र में जाएंगे। गुरु भी इसी तरह से छठे भाव में मकर राशि में उत्तराषाढ़ा और श्रवणा नक्षत्र में जाएंगे। और अगर बुध की बात करते हैं तो बुध आपके शुरुआत में वास्तव में यहाँ होंगे 5 तारीख तक, तो वो यहाँ से बुध ज्येष्ठा में होंगे, पूर्वाषाढ़ा में होंगे, उसके बाद उत्तराषाढ़ा, श्रवणा और धनिष्ठा, इन नक्षत्रों में जो है बुध आपके जाने वाले हैं। शुक्र की हम बात कर चुके हैं। शुक्र ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा इन नक्षत्रों में रहेंगे और बुध आपके पूर्वाषाढ़ा से शुरुआत करेंगे, शुक्र का नक्षत्र है, और धनिष्ठा तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद मंगल नवम भाव में अपनी ही राशि में, मेष राशि में रहने वाले हैं और मंगल इस समय 2 नक्षत्र तय करेंगे, अश्वनी और भरणी। अश्वनी केतु का नक्षत्र है और भरणी शुक्र का नक्षत्र है। नक्षत्रों के बारे में एक बात बता देना चाहता हूं कि नक्षत्र जितने ग्रह से जुड़े हुए हैं ना, जैसे कि अश्वनी केतु का है, उससे भी ज्यादा डायटी से जुड़े हुए हैं। किस डायटी का उसके प्रति में विवरण मिलता है, क्योंकि नक्षत्रों के स्वामी अलग अलग दशाओं में अलग अलग होते हैं। एक विषमोत्तरी महादशा है, अष्टोत्तरी महादशा है, अलग अलग हैं। इस तो अलग अलग दशाओं में नक्षत्रों के स्वामी अलग अलग हैं, पर डायटी एक ही है। जैसे कि अश्वनी जो है वो अश्वनी कुमार से जुड़े हुए हैं। आपने सुना होगा अश्वनी कुमार, जिन्होंने च्यवनप्राश का आशीर्वाद, च्यवनप्राश आदि च्यवन ऋषि ने जिनको बताया था च्यवनप्राश का, और जो जिनका रिलेशन सूर्य से है, अश्वनी जो है सूर्य से है, 2 जुड़वा जो होते हैं अश्वनी। इसी तरह भरणी का जो रिलेशन है वो यमराज से है, यम से है। राहु की बात करें तो राहु जो है पूरी साल लगभग यहीं 10वें भाव में रहने वाले हैं। फिलहाल वो मृगशिरा नक्षत्र में है, जो मंगल का नक्षत्र है और जिसका संबंध जो है चंद्रमा से है। चंद्रमा, सोम जो देवता हैं, सोमा जिसको कहा गया है हमारे वेदों में, उनसे हैं। अब देखते हैं इनके रिजल्ट क्या आएंगे। तो रिजल्ट के लिए सबसे पहले भाई सबसे महत्वपूर्ण होता है राहु, केतु, शनि, गुरु, भाग्य का स्वामी और लग्न का स्वामी। तो इससे पर हम ही जाते हैं। सबसे पहले राहु को देखते हैं। तो राहु 10वें भाव में बैठे हुए राहु अच्छे होते हैं। कार्य में आपको अचानक से कुछ उच्च पद प्राप्ति, अचानक से जिसकी आपकी उम्मीद ना हो, कुछ इस तरह की लंबी यात्रा, अचानक से आपके बिजनेस में कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो जाना, किसी फॉरेन बाहर के किसी व्यक्ति से कोई ऐसा कॉन्टैक्ट आ जाना, टेंडर वगैरह जिसकी आपने उम्मीद ना की वो जीत जाना, इस तरह का कुछ रहेगा। हालांकि बॉस के साथ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हो सकती है। वाणी का थोड़ा ख्याल रखें, पड़ोसी हैं, भाई हैं, छोटे भाई हैं, छोटी बहन है, उनके साथ यहाँ राहु मिसअंडरस्टैंडिंग करा सकते हैं। इसके साथ साथ आपके जो सीनियर्स हैं उनसे भी थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग राहु करा सकते हैं, पर अच्छे हैं, ओवरऑल अच्छे हैं। किस किस चीज़ के लिए अच्छे हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 पोस्ट के लिए अच्छे हैं, पोजीशन के लिए अच्छे हैं। पॉलिटिक्स में आपको लाभ मिल सकता है, अचानक से किसी चीज़ का लाभ आपको यहाँ पर हो सकता है। फॉरेन यात्राओं के लिए अच्छे हैं, हेल्थ के लिए भी, मतलब ओवरऑल ऑरा के लिए, फेम के लिए, मतलब बॉस से कुछ गड़बड़ तो हो सकती है, पर इसके बावजूद स्थिति ऐसी होगी कि आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका ट्रांसफ़र अच्छी जगह हो सकता है। तो राहु आपके लिए अच्छे हो गए इस महीने के लिए, पूरे साल के लिए भी। पर हम हर बात देखते हैं। और राहु को और भी ज़्यादा अच्छा करने के लिए माता दुर्गा की पूजा आप कर सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः, अगर आपकी राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है तो। ये सात्विक उपाय हैं। मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः, दुर्गा सप्तशती आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा राजसिक उपाय होते हैं, जिसमें हम किसी चीज़ का दान या लेन देन बताते हैं तो उसमें नारियल का 11 बार अपने सर से उतार के उसको नदी में बहा देना। बहाते वक्त सुबह या शाम बहाना, रात को ना बहाना, दिन में बहाना। उसको मुड़ते हुए, जाते हुए ना देखना, टोकना नहीं। ये जो होता है नारियल। इसके अलावा जौ को बहा सकते हैं, कोयले को बहा सकते हैं। इसको कभी कभी बहाना है, ऐसा नहीं कि महादशा है तो आप बहाते ही रहें। अभी बहा दिया एक बार और फिर उसके बाद 2 3 4 महीने बाद एक बार ऐसे कर सकते हैं, अगर आपकी राहु की दशा, महादशा या कुंडली में राहु बहुत अच्छे नहीं है तो। माता दुर्गा की पूजा आप चाहें तो हर दिन कर सकते हैं, सुबह शाम कर सकते हैं। उनके गुणों को समझिए, जब आप उनकी प्रार्थना करेंगे उसको अपने अंदर लाइए। माता से आप जितना जुड़ेंगे, ये सात्विक उपाय है, इससे वास्तव में कर्म नष्ट होते हैं।
इसके बाद हम आ जाते हैं शनि के ऊपर। शनि का गोचर आपका फेवरेबल है, राहु का फेवरेबल है, 2 का फेवरेबल है, मतलब आपके लिए साल तो अच्छी है, साल तो बढ़िया है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इन दोनों का गोचर। शनि का गोचर छठे भाव में शत्रुओं का विनाश करता है, ऑब्स्टिकल का नाश करता है। आपने अगर कोई लोन वगैरह ले रखा है तो उसको उतारने में आपकी सहायता करता है। नया लोन आप बैंक से कुछ कर्ज वगैरह लेना चाहते हैं तो उसके मिलने में भी आपको सहायता होगी, मिल जाएगा, उसके एग्रीमेंट आ जाएगा। लोन के बारे में एक बात ज़रूर कहूँगा, जब भी पैसा लें, जब भी बैंक से लोन लें तो उसको लगाएं कहीं और उससे फिर किसी तरह से कुछ इस तरह से, मतलब लोन लेके गए ना कि घर बना लें, बना सकते हैं अगर आप पर 20 30 50 60 करोड़ हैं और आप 1 करोड़ का ही लोन ले रहे हो, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है तो ठीक है। अगर बड़ी बात है तो फिर कुछ ऐसा करें कि आपको भी पैसा आए उस लोन से, कुछ ऐसा बना, घर लें तो उसे किराए पे दें, कुछ इस तरह से कि उसका वो पैसा आके फिर आपको भी पैसा दे, ताकि बैंक को आपको ना भरना पड़े, उससे ही निकल जाए। इतना इंतजाम तो जरूर करें। शनि की दृष्टियों की बात अगर हम यहाँ से करें, थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखना होगा, छठे भाव में है। रोग ऋण शत्रु के लिए नॉर्मली अच्छे हैं, भूख बढ़ाएंगे आपकी, हेल्थ को आपकी अच्छी रखेंगे और आपके पुराने जो रोग आदि हैं वो भी ठीक हो सकते हैं ऐसे में, अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो। छठे का स्वामी छठे में है। अगर आप किसी कंपटीशन के बारे में तैयारी कर रहे हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, अगर आप किसी चीज़ के लिए जी जान लगा रहे हैं तो उसमें फिर जीत पक्की है, कोई रोक नहीं सकता आपको। पर देखिए मेहनत करनी पड़ेगी, है बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिलता। नॉर्मली तो इसीलिए नहीं मिलता कि हम लोग मेहनत नहीं करते हैं, हम लोग उतना ध्यान दूसरों की कमियों पर देते हैं, टाइम बहुत वेस्ट कर देते हैं कई बार। और चूंकि हम उसको ध्यान नहीं रखते हैं कि हर एक सेकंड का अगर आप ध्यान रखें, कितने सेकंड आपने काम किया और कितने आराम किया, तो आप पाएंगे कोई कुछ टाइम तो ऐसा होता है ना उसमें आराम ही करते हैं ना आप काम ही करते हैं, वो ऐसे ही निकल जाता है, कभी यूट्यूब पर कभी फेसबुक पर, और ये कारण बनता है कि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। तो एक टाइम टेबल बनाएं, गोल बनाएं और उसके लिए नियमित प्रयास करें। घंटा काम करना है तो पूरे तन मन धन से उसमें जुट के काम करें। 8-10 घंटे का वर्किंग आवर ऐसा हो जिसमें आप सब कुछ भूल जाएं। इसके बाद कुछ समय फैमिली का हो तो उसी का हो, ताकि बैलेंस रहे। थोड़ा सा अपने हेल्थ के लिए भी कम से कम 30 मिनट जरूर निकालें। तो वो हेल्थ के लिए तो हैं, फिर चाला जमीन हिल जाए आसमान फट जाए, वो है तो है। तो कुछ नियम ऐसे बनाएं और उन पर चल के देखें। तो आप तो वैसे भी सिंह हैं, राजा हैं, आपको कौन रोक सकता है। सिंह बहुत स्ट्रांग होते हैं। पेट की थोड़ा बहुत डिजीज हो सकती है, बीमारी पेट के ऑपरेशन आदि का भी चांस रहता है, पर कुंडली देखकर ही बता सकते हैं। सिंह का नॉर्मली लोग काफ़ी रौबदार होते हैं, उनको लोग समझते हैं, मतलब उनकी इज्जत काफ़ी होती है। जहाँ भी होंगे अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में, अपने आसपास लोग उनको ट्रीट करते हैं, पूछने जाते हैं, हाँ भाई आप बताइए। नेता टाइप लीडर होते हैं, अच्छे लीडर होते हैं, अच्छी तरह से दूरदृष्टि होती है उनको, कहाँ कैसे करना है, ताकि जिस चीज़ में भी हैं, जिस कंपनी में है, उसको आगे ले जा सकें। शनि की तीसरी दृष्टि जो है अष्टम पे पड़ रही है। अच्छी दृष्टि है, पर थोड़ा ड्राइव वगैरह करते वक्त सेफ रखना है। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है। सास ससुर से थोड़ी खटास कर सकती है, पर अचानक धन लाभ करा सकती है आपको। शनि की यहाँ 12वें भाव पर दृष्टि जो है खर्चों को कम कराएगी। अब धन के बारे में काफ़ी कंजूस हो सकते हैं। यात्रा वगैरह का चांसेस यहाँ पर बन सकता है। और रोग ऋण शत्रु से बच के रहना है। हालांकि आपकी विजय होगी, पर उसमें टाइम और पैसा तो खर्च होता ही है। अगर बाई चांस किससे कुछ झगड़ा वगड़ा होता है तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखें। और आपके भाई बहनों से थोड़ा सा यहाँ से खटास लाएंगे। देखिए 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं दृष्टि जो है वो तृतीय भाव पर आ रही है, और मंगल की भी दृष्टि है। तो छोटे भाई उनसे खटास आ सकती है, उनसे दूरी बन सकती है, या वो कहीं दूर जा सकते हैं फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, किसी भी तरह का। उनकी स्वास्थ्य में भी थोड़ा गड़बड़ा सकती है, पिता का भी थोड़ा ख्याल रखना है। तो ये रहा आपका शनि ये करने वाले हैं। अब जिनकी शनि की दशा है, महादशा है, अंतरदशा है, उनके लिए ज़्यादा रिजल्ट आएगा। शनि को अगर फेवरेबल करना है तो माता काली की पूजा कीजिए, सबसे बेस्ट। अगर आप उसके बाद फिर हनुमान जी और भोलेनाथ, इनमें से किसी की भी कर सकते हैं। माता काली के लिए आप यज्ञ भी कर सकते हैं, ओम क्रीम 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 काली के स्वाहा, या फिर ओम क्रीम 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 माँ काली के स्वाहा यज्ञ कर सकते हैं 108 बार शनिवार को। अगर आपके घर में इस तरह का है तो इंडिया में तो पॉसिबल हो सकता है।
नहीं तो फिर ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नवारण मंत्र का पाठ कर सकते हैं। मन से करें, दिल से करें, माता सब समझती है। बहुत मन से करेंगे, दिल से करेंगे, जरूर लाभ होगा। और माता की बारे में पढ़ें, क्या वो देती हैं, उनके बारे में, उनकी जो है क्या सिखाती हैं माता, क्या दिखाती हैं, तो आप बहुत कुछ उनसे सीखेंगे और उनके गुणों को अपने अंदर जरूर लाएं। तो शनि का बहुत लाभ होगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद बजरंगबली, भोलेनाथ और भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं शनि महाराज। तो वैसे भी आपका तो गोचर अच्छा है, और अगर आपकी दशा महादशा है और इनमें से भोलेनाथ, माता काली, श्री कृष्ण किसी के प्रति आपका स्वतः ही लगाव है तो जरूर पूजा आदि करें, आपको ज़्यादा लाभ होगा। ये हो गया आपका सात्विक उपाय। राजसिक उपाय आप जानते हैं कि काली वस्तुओं का दान, शनिवार को गरीबों की सहायता, ये कार्मिक उपाय भी है, इसको सात्विक भी कह सकते हैं। अच्छा कर्म जो करते हैं, जो सहायता करने वाला उपाय है, वो सात्विक है। किसी की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, ये सबसे बेस्ट उपाय होते हैं। कोई कोढ़ी है, उसकी सहायता करना, अपने उसके लिए करुणा से, अपने लाभ के लिए नहीं, दिल से, मन से। और राजसिक में आते हैं कंबल का दान करना, ये राजसिक उपाय हैं। जब हम किसी का दान दे रहे हैं, मटेरियल के जो उपाय हैं, कंबल का दान करना, सरसों के तेल का दान करना, ये दूसरे नंबर के उपाय हैं। इनसे चीज़ें टलती हैं, थोड़ा बहुत कम होती हैं, टलती ज़्यादा हैं। और तीसरा होता है तमासिक, जिसमें बलि आदि के आते हैं, वो नहीं करना चाहिए। उससे इन द एंड आपको और भी ज़्यादा इस समय के लिए हो सकता है टल जाएगा, और फिर वो बाद में बढ़ के आएगा। इसीलिए सात्विक उपाय से कभी कभी आराम नहीं भी होता, कभी कभी, क्योंकि वो ईश्वर की इच्छा पे होता है, और कितना अपना वो है आपका, उस पर डिपेंड करता है कितना कर्म फिक्स है। अगर नवांशा में शनि फिक्स राशि में, स्थिर राशि में, और कोई श्राप या कुछ क्रिएट कर रहा है, तो कुछ खास लाभ नहीं होगा। हालांकि आप कर सकते हैं, कोशिश मनुष्य को हमेशा करनी चाहिए, पर कर्मों से ही लाभ होगा, अच्छे कर्म ही उसका एकमात्र उपाय है। इसके बाद शनि का देख लिया हमने, गुरु का देख लिया, अब आते हैं राहु को भी देख लिया। आप आते हैं आपके लग्न के स्वामी और भाग्येश पर, जो सबसे महत्वपूर्ण है देखना। तो लग्न का स्वामी आपके सूर्य हैं और भाग्येश आपके मंगल हैं। लग्न का स्वामी पंचम में और फिर छठे में है, और सूर्य लग्न के स्वामी पंचम में है, तो एजुकेशन अच्छी रहेगी, क्रिएटिविटी आपके अंदर काफ़ी होगी। आप जिस चीज़ में भी प्रयास करेंगे वहाँ सफलता मिलने के बहुत चांसेस हैं, और अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे अच्छी तरह से। और शेयर में, सट्टा, शेयर, स्टॉक मार्केट, इन सब चीज़ों से आपको लाभ हो सकता है। अगर आप आर्ट, मीडिया, कल्चर, इन सब से कुछ जुड़े हुए हैं तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए सूर्य का पंचम में होना। अगर महिलाएं अगर गर्भवती हैं, माताएं जो गर्भवती हैं, तो वो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी भी चीज़ को इग्नोर ना करें, क्योंकि सूर्य बहुत गर्म ग्रह होते हैं, बहुत ज़्यादा अग्नि प्रधान ग्रह होते हैं। और ये राशि भी अग्नि प्रधान है, धनु, और ऊपर से यहाँ पर बच्चों का भाव है, ये छोटे बच्चों का, क्रिएटिविटी का, पॉलिटिक्स का, तो उनमें से एक बच्चे भी हैं क्रिएट जो हम करते हैं, सबसे खूबसूरत चीज़ें। तो वहाँ सूर्य का आना कभी कभी, अगर कुंडली में ऐसा योग हो तब, इसको सीरियसली नहीं लेना है, ऐसा कुछ नहीं है, ना डरने वाली बिल्कुल बात है, क्योंकि जन्म पत्री में ऐसे योग हों तभी ऐसा कुछ होता है, अन्यथा कुछ नहीं होता। पर फिर भी हम यहाँ पर गोचर देख रहे हैं, तो इसके प्रति थोड़ा सा सावधान या सजग रह सकते हैं। सूर्य जो है 13 तारीख के बाद 14 तारीख को आपके छठे भाव में और मकर राशि में आएंगे। छठे भाव में सूर्य का गोचर अच्छा होता है, रोग ऋण शत्रु का विनाश करता है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। आंखों का थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, अगर आंखों की आपको कोई डिजीज है, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आंखों का थोड़ा ख्याल रखें। इसके साथ साथ पिता के साथ थोड़े संबंधों में खटास यहाँ पर सूर्य ला सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा आप ध्यान रखें, अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सूर्य हमारी इम्यूनिटी को दिखाते हैं, प्रथम भाव के कारक होते हैं सूर्य। प्रथम भाव के, नवम भाव के, दसम भाव के कारक सूर्य होते हैं। इसके साथ साथ नवम के गुरु भी होते हैं और दसम के बुध भी होते हैं, शनि भी होते हैं, इस तरह से। तो अगर दसम का कारक और प्रथम भाव का कारक छठे भाव में आ रहा है तो कार्य में मेहनत होगी, मेहनत काफ़ी होगी, तब जाके फायदा होगा। और स्वास्थ्य में, आपके स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, आपके बॉस या पिता का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा डाउन यहाँ पर हो सकता है।
सूर्य के बाद हम आ जाते हैं लग्नेश के बाद आपके भाग्येश। भाग्य आपका साथ देगा अगले 2 महीने, जनवरी और फरवरी, मंगल यहीं पर रहने वाले हैं। लग्नेश का भाग्येश का भाग्य में ही बैठना, ऑफ कोर्स भाग्य आपका साथ देगा। ऐसे में अगर मंगल की दशा महादशा है और आपकी कुंडली में मंगल शुभ है, अच्छी स्थिति में है, तो फिर आपको प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, जमीन से लाभ हो सकता है, माता से मातृभूमि से लाभ हो सकता है। यहाँ आपके विदेश जाने के, बाहर जाने के भी, बहुत लंबी यात्रा करने के, किसी पिलग्रिमेज पर जाने के, किसी पवित्र स्थान की यात्रा के, या फिर एजुकेशन, हायर एजुकेशन प्राप्त करने के बहुत ज़्यादा वो बनते हैं, चांसेस बनते हैं। मिलिट्री में, सेना में अगर आपने कुछ इस तरह का भर रखा है, बनना चाहते हैं, बड़ा ऑफिसर बनना चाहते हैं, आर्मी ऑफिसर या आर्मी डॉक्टर या आर्मी साइंटिस्ट, वहाँ पर सब तरह के लोग होते हैं, वहाँ पर कुछ जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। आपका कुछ अग्नि से जुड़ा हुआ होटल है, कुछ अग्नि से अस्त्रों से जुड़ा हुआ कोई काम है, अग्नि से जुड़ा हुआ कोई काम है, तो उसके लिए भी आप बहुत अच्छा करेंगे। यहाँ पर माता की यात्रा हो सकती है। माता के स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा यहाँ पर ख्याल रखना है, माता के स्वास्थ्य का, क्योंकि केतु है ना यहाँ पर, और मंगल की भी 8वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर आ रही है। अगर यहाँ से गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक तो केतु है चतुर्थ भाव में और माता की दृष्टि है। जमीन, घर, गाड़ी, बंगला, भूमि, वाहन, इन सब के योग तो जरूर है, पर खरीदते वक्त बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि केतु कई बार भ्रम पैदा कर सकते हैं। उस जमीन में कुछ लफड़ा हो सकता है, कुछ इस तरह का यहाँ पर हो सकता है, इस चीज का भी ध्यान रखें। पिता का स्वास्थ्य थोड़ा सा डाउन रह सकता है, पिता से और बॉस से दूरी भी आ सकती है। कारण क्या है? नवम भाव पिता का है, गुरु का है, फॉर्च्यून का है, लक का है, तो मंगल अपने ही घर में है, तो वैसे तो उनका प्रमोशन आदि भी हो सकता है, पर मलेफिक ही होते हैं, हेल्थ आदि को डाउन कर सकते हैं। पैसे वैसे के मामले में अच्छा रहेगा। पिता की वाणी थोड़ी सी यहाँ पर टफ रह सकती है, आपके पिता की, आपके बॉस की। वो भले ही आपका प्रमोशन के लिए फेवर में हो, पर आपसे कुछ ऐसा कह सकता है जो आपको कटु लगे। पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, पत्नी के स्वास्थ्य का, पति के स्वास्थ्य का, प्रेमी के स्वास्थ्य का, प्रेमिका के स्वास्थ्य का, आपस की जो रिलेशन है उनमें यहाँ खटास रहने का चांसेज है। क्यों है? क्योंकि सप्तम का जो स्वामी है, जो सप्तम भाव है, यही दिखाता है पति से संबंध, पत्नी से रिश्ते, प्यार, मोहब्बत, इश्क, एक दूसरे से जानकारी, कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस, पार्टनरशिप। अब उसका स्वामी अपने से 12वें हिस्से में गया है, 6ठे भाव में गया, रोग, ऋण, शत्रु के भाव में गया है, मिस्टेक्स के, गलतियों के भाव में गया है, हार्ड वर्क के मामले में गया है। तो बहुत हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा इन चीज़ों पर, रिश्तों पर, तब जाके वो सही चलेंगे, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हों या आपके बिजनेस के रिश्ते हों। वो बोलते हैं ना कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो धागा जो प्रेम का है, जो रिश्तों का है, जो विश्वास का है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि समय है तो सब कुछ है, समय नहीं है तो कुछ नहीं है। बिना समय तो हम जिस डायमेंशन में हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जिस शरीर की डायमेंशन, फिजिकल डायमेंशन। अगर समय होगा तो एक्सरसाइज करोगे, समय होगा तो खाओगे, समय होगा तो कमाओगे, समय होगा तो ज्ञान प्राप्त करोगे, और समय सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने समय को, टाइम मैनेजमेंट पर जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें। गीता में उसके बारे में लिखा है, आज विवेकानंद ने उसके बारे में बात करी है, आजकल के गुरुओं ने उनके बारे में बात करी है, जैसे कि शिव खेड़ा जी हैं और स्टीवन कॉबिन्स हैं। बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जो काफ़ी, जिन्होंने बताया कि हमें किस तरह से मैनेज करना है समय को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। सबसे पहले समय है, और समय के साथ साथ ही स्वास्थ्य आता है, क्योंकि स्वास्थ्य और समय बहुत जुड़े हुए हैं। स्वास्थ्य अच्छा है तभी समय होगा, अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो फिर बहुत ज़्यादा समय आपके पास रहने वाला है नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य डाउन होगा तो 5-10 मिनट में भी मतलब वो एक्टिविटी नहीं रहेगी ना। तो हेल्थ का और समय का ये मेन पिलर है। फिर तीसरा पिलर जो है वो ज्ञान का है, नॉलेज का है। समय है आपके पास और स्वास्थ्य है, अगर नॉलेज सही नहीं है तो बिना, गलत नॉलेज है तो वो धीरे धीरे स्वास्थ्य भी खराब होगा और समय का भी आप यूज नहीं कर पाओगे। अगर स्वास्थ्य है, समय है और नॉलेज अगर आपको सही मिल गई तो आप कहीं से कहीं निकल सकते हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी ज्ञान योग सर्वोत्तम है। भक्ति का योग जो है वो भी ज्ञान से ही निकलता है। जब ईश्वर की ध्यान आ जाता है, ये मन आ जाता है मन से कि हाँ बहुत कुछ है इस दुनिया में, उस ज्ञान से भी परे वो ईश्वर का शक्ति है, जिसमें सिर्फ
समर्पण चाहिए तो वो भी ज्ञान से ही उत्पन्न होती है, तो ज्ञान है। इसी तरह किसी बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए भी शरीर की मेहनत से ज़्यादा ज्ञान का, दूरदृष्टि का होना ज़रूरी है। ज्ञानी लोग छोटी मोटी बातों में न पढ़कर लक्ष्य की ओर देखते हैं, वो दूर जो गोल होता है उसकी तरफ देखते हैं। छोटी मोटी फाइट्स तो वो ऐसे ही हार जाते हैं, क्योंकि उनको ये छोटी मोटी मुठभेड़ें जीतनी नहीं होती, उनको पूरी सीधी जंग जीतनी होती है, ऊपर जाना होता है। ज़्यादा मुंह नहीं लगते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते हैं। आप तो वैसे भी बहुत दूर के खिलाड़ी हैं, आपके अंदर जो कमियां हैं उसके बारे में भी हमने बात की है, उन पर सुधारें। गुस्से को थोड़ा डाउन करें, गुस्सा कई बार ज़्यादा आता है। और अपने जो कह सकते हैं कि स्टाफ जो है, आपसे नीचे के जो लोग हैं उनसे भी थोड़ा सा बना के रखें, क्योंकि उनसे कई बार आप उतना बना के नहीं रखते हैं। और कह सकते हैं कि गोल अपने बड़े रखें, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर रीजनेबल रखें। रीजनेबल रखें कि मतलब आपको तैरना सीखना है तो आपके अंदर इतना जोश होता है कि आप तो बस मतलब आज ही सीख के दिखा देना है, और कूद जाते हैं सीधा पानी में। ऐसा करते हैं, मतलब बहुत बड़ा डिसीजन ले लेते हैं क्योंकि हिम्मत बहुत है। पर फिर उसमें अब आप ही बताइए भाई, कौन सीख सकता है ऐसे? कोई नहीं सीख सकता। पहले थोड़े पानी में जाते, हाथ पैर मारते, फिर उसके बाद थोड़ा सा आता, फिर थोड़ा और गहरे में, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जाएं। भले ही विजन बहुत लंबा हो, पर शुरुआत तो स्टेप बाय स्टेप होती है। तो इस चीज़ का अगर ध्यान रखेंगे तो आप जीवन में बहुत ऊपर जाएंगे। तो ये था आपका सिंह राशि के लिए इस महीने का, इस माह का राशिफल। थोड़ा सा त्योहार की हम बात कर लेते हैं। 13 तारीख की लोहड़ी है, 14 तारीख की मकर संक्रांति है, सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं। इस दिन के लिए भीष्म पितामह ने इंतजार किया था। सब सूर्य उत्तरायण होंगे तब वो अपने जीवन का प्राण छोड़ेंगे, सूक्ष्म शरीर को छोड़ेंगे। आप जानते हैं हमारे वो शरीर जो होते हैं कई तरह के होते हैं, 5 कोश होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। इसमें से एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक स्थूल शरीर होता है। तो स्थूल शरीर यहीं रह जाता है, सूक्ष्म शरीर जो है हमारे कर्मों के साथ जाता है। तो आपके साथ सिर्फ आपके कर्म जाते हैं और सब यहीं रह जाता है, तो ये याद रखें। इसके बाद देखिए 9 तारीख की सफला एकादशी है, जिसके बारे में युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण बातें करते हैं कि इस दिन सच्चे मन से, सच्चे दिल से जो प्रार्थना करता है, व्रत रखता है, उसको सफलता मिलती है। 24 तारीख की पुष्पा पुत्रदा एकादशी है। माताएं इसको अपने पुत्रों की सलामती के लिए, उनकी सफलता के लिए व्रत करती हैं। 10 और 26 तारीख का प्रदोष व्रत है और 21 तारीख की शिवरात्रि है। आनंद रूपी शिव, ज्ञान रूपी शिव, आपने सुना होगा, सच्चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम आनंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम। शिव तो आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। जो ज्ञान है, जो विद्वत्ता है, वही शिव है। शिव तो शुभ है, शुभता है, ईश्वर की वो डायमेंशन जो सबके लिए हर अशुभता को मिटा सके, वही शिव है। तो उनका व्रत तो किसी भी तरह के दोष के लिए किया जा सकता है। 2 जनवरी और 31 जनवरी की संकष्टी है गणेश, भगवान श्री गणेश का। गणेश अथर्वशीष पढ़ सकते हैं, उनको दूर्वा घास, गणेश सहस्त्र नाम कर सकते हैं, दूर्वा घास दान कर सकते हैं। इसके साथ साथ उनके बारे में जानें, पढ़ें, उनके गुणों को अपने अंदर धारण करें, तो आपके सारे विघ्न प्रभु अवश्य हरेंगे। उनके गुणों को आपस में धारण करना जरूरी है, क्योंकि भक्ति है ही वो जो भक्त और प्रभु के बीच की दूरी हटाए। दूरी फिजिकल नहीं है, दूरी तो है ही नहीं फिजिकल, तो वो तो हमारे अंदर है ही। जब उनके गुणों को हम अपने अंदर लाते हैं, उनको समझते हैं, उनको महसूस करते हैं, तो दूरी घटती है। 14 तारीख की मकर संक्रांति है, 28 तारीख की पौष पूर्णिमा है, जिस दिन गंगा माता में नहाते हैं लोग, प्रयाग में, हरिद्वार में। ये महीना सूर्य का है, इस महीने में सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं। तो इस महीने में विशेषतः सूर्य को जल देना, सूर्य नमस्कार करना, सूर्य गायत्री का पाठ करना बहुत शुभ माना गया है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे। मुझे आशा है, विश्वास है कि आपको बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। इससे आप कुछ ज्ञान और कुछ तो आपके लिए अच्छा भी निकल के ज़रूर आया होगा, और इन बातों का आप ध्यान भी रखेंगे। और अगर पसंद आया, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग देख पाएँ। सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैंने अपना फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का लिंक भी दिया हुआ है, तो वहाँ भी अपना सपोर्ट दें। प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ फॉलो करें।
और आपके कोई सुझाव हैं तो ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।